Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. This is your IELTS trainer Adnan. I hope you all are doing fine. आज हम एक और इम्पॉर्टेंट बैंड डिस्क्रिप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है टास्क रिस्पॉन्स। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी ग्रामर भी बहुत अच्छी है, वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है और राइटिंग और स्पीकिंग में कोहेरेंस एंड कोहेजन भी है, उसके बाद भी बैंड 6 से ऊपर हम नहीं जा रहे। तो फिर उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी मेजर रीज़न ख़ास तौर पे आपकी राइटिंग टास्क 2 में और स्पीकिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है वो है कि आप अपना आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स जो है क्या वो टास्क की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं। हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ामिनर इसको कैसे इवैल्यूएट करता है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं और फिर हम कुछ अच्छी और बुरी एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए डिस्कस करेंगे कि अच्छे बैंड्स लेने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है। तो चलें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब एग्जामिनर के नज़दीक ये है कि आपने आंसर को कितने बेहतर तरीके से, कितने प्रॉपरली और कितने कंप्लीट अंदाज से रिस्पॉन्ड किया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर कर रही है वो है आपकी कंप्लीटनेस ऑफ द आंसर। एग्जामिनर देखता है कि आपको क्वेश्चन की सही समझ आई और उसको समझते हुए क्या आपने उसके सारे पार्ट्स को कवर किया, कहीं आप ऑफ टॉपिक तो नहीं चले गए या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं आप उसके अंदर दे रहे, आपकी जो आइडिया की डेवलपमेंट है वो कितनी कंप्लीट है, आपने सिर्फ सरफेस लेवल पे आइडिया को टच किया या इन डेप्थ उसको जो है वो प्रेजेंट किया है, जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है उसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने जस्टिफाई भी किया कि नहीं किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अच्छी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा बैंड दिलाए, रेलेवेंट इंग्लिश होगी तो वो आपको अच्छा बैंड दिलाएगी। सो अच्छी इंग्लिश इज़ नॉट इक्वल टू हाई बैंड, रेलेवेंट इंग्लिश इज इक्वल टू हाई बैंड। तो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब सिर्फ लिखना या बोलना नहीं है, बल्कि जो पूछा गया उसका जवाब देना है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब राइटिंग टास्क के अंदर टास्क रिस्पॉन्स की बात हो रही हो तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एक तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी जो पोजीशन है वो हमेशा क्लियर हो, मतलब आप दरमियाना रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे। अगर आप किसी चीज़ के हक़ में हैं, इफ़ यू आर फॉर समथिंग देन आप उसके फॉर में अपने पोजीशन को क्लियर करें, अगर आप उसके अगेंस्ट हैं तो फिर अगेंस्ट की पोजीशन को क्लियर करें। दूसरा ये कि ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन किसी चीज़ के कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आप तीनों चीज़ों को जो है रिस्पॉन्ड करें। आपने जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं उनकी लॉजिक भी प्रेजेंट करें और फिर उसके एग्जाम्पल्स को भी वहाँ पे दें। और याद रखें कि मेमोराइज्ड और इररेलेवेंट आंसर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट फाइनेंशियल स्किल्स एट स्कूल, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इसका पूरा आंसर इस तरह से होगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स, मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ, स्कूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। अब इसके अंदर कुछ एक तो चीज़ें कनेक्टेड नहीं हैं और फिर इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, क्लियर ओपिनियन नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्किल्स की बात हुई है तो उसे सही तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर ही नहीं किया गया, बस जनरल स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। तो इसके बरक्स अगर हम इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, I strongly agree that children should be taught financial skills at school because these skills are essential for real life decision making. For example, learning how to manage a budget can help students avoid debt in adulthood. Moreover, schools provide a structured environment where such practical knowledge can be taught effectively. तो अब ये आंसर अगर हम देखें तो उसकी निस्बत एक बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर तस्वुर किया जाएगा और
उसकी प्राइमरी रीज़न क्या है? उसकी प्राइमरी रीज़न है कि डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, आइडिया जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है और उसकी एग्जाम्पल भी प्रेजेंट की गई है, और इसके अलावा टोटल ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है वो रेलेवेंट है, फोकस टुवर्ड्स द गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से हम एक जो है वो चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। हम क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई करें, वेदर इट्स एन ओपिनियन, डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो फिर उस हिसाब से उसके तमाम पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से हम आंसर करें। हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया लें और उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर सेकेंडरी आइडियाज़ को यूज़ करें, और एक वाई, हाउ प्लस एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़, व्हाट, वाई, हाउ, एग्जाम्पल। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, और उसकी एग्जाम्पल। मेमोराइज टेम्पलेट्स मत यूज़ करें। मेमोराइज टेम्पलेट्स के आइल्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। डू नॉट यूज़ मेमोराइज टेम्पलेट्स, इट्स अ बिग नो। इसी तरह अगर अब हम टास्क रिस्पॉन्स का, स्पीकिंग में टास्क रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो स्पीकिंग में जो है वो आपकी फ्लुएंसी भी साथ में ऐड हो जाती है। क्या आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो सही तरीके से, क्या आप आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप रेलेवेंट एग्जांपल्स दे रहे हो। तो जिस तरह हमने राइटिंग की एक एग्जांपल की, इसी तरह से हम जो है वो स्पीकिंग की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट, तो इसका एक आंसर तो इस तरह से भी हो सकता है, येस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल यूज़ मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल नाउअडेज। अब अगर हम इस आंसर को देखें तो ये आंसर जो है एक तो काफ़ी छोटा आंसर है, मतलब है स्पीकिंग में एक चीज़ याद रखें कि योर आंसर शुड बी एटलीस्ट 8 to 10 सेकेंड्स, और उसमें 7-8 लाइंस तक कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले आंसर में बहुत छोटा है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर। कुछ स्टूडेंट्स को ये आंसर सेफ भी लग सकता है क्योंकि ये उनके कंफर्ट जोन में है, इसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन ऐसे आंसर्स जो हैं वो कभी भी अच्छे बैंड नहीं दिलाते। इसके बरक्स अगर हम एक अच्छे आंसर की एग्जांपल लें तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है, yes I believe technology has completely transformed communication. For instance, people now use video calls and instant messaging, which allows them to stay connected even across long distances. This has made communication faster and more convenient compared to the past. अच्छा, अब ये आंसर एग्जामिनर को क्यों पसंद आएगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ये उसका डायरेक्ट आंसर है। दूसरा ये कि जो आपने आइडिया डेवलप किया उसको एक प्रॉपर तरीके से आपने उसकी फुल फॉर्मेशन की, क्या, क्यों, कैसे आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया, आपने एग्जाम्पल के साथ जो है उसको जस्टिफाई किया, और पूरे के पूरे आंसर की एक नेचुरल फ्लो था। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम स्पीकिंग के लिए याद रख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ओपिनियन प्लस रीज़न प्लस एग्जाम्पल। तो ये ख़ास तौर पे टास्क 3 में जहाँ पे ज़्यादातर आपके ओपिनियंस को ही क्वेश्चन किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने ओपिनियन दिया, ओपिनियन की रीज़न दी, वही फार्मूला व्हाट, वाई, हाउ और एग्जाम्पल। वन वर्ड आंसर्स मत दें, सिर्फ यस या नो कभी भी मत करें।
ये तो जो है वो खैर सिर्फ आइट्स का इंटरव्यू नहीं, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाएं, सिर्फ येस नो जो है वो हमेशा से आपके लिए नुकसानदेह होगा। हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं कुछ कॉमन टास्क रिस्पॉन्स मिस्टेक्स को। उमूमी तौर पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स में एक मिस्टेक आती है राइटिंग में क्वेश्चन के एक पार्ट को इग्नोर कर देना। यानी अगर आपसे जो है किसी चीज़ की रीजनिंग और इफ़ेक्ट्स पूछे गए तो सिर्फ रीजनिंग बता देना, इफ़ेक्ट्स ना बताना, या सिर्फ इफ़ेक्ट्स बता देना और रीजनिंग ना बताना। समटाइम्स अपनी बात को बढ़ाने के लिए हम लोग ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। टेम्पलेट्स यूज़ करना, टेम्पलेट्स में बार बार ये बात पहले भी कर चुका हूँ, टेम्पलेट्स आइट्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग। स्पीकिंग जब कर रहे हैं तो 3-4 लाइन का आंसर देना, अनडेवलप्ड आंसर देना, और क्वेश्चन को ट्विस्ट करना, अननेसेसरी आगे पीछे की बात करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी ब्लंडर्स होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अब हम अपने कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब हम राइटिंग करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लें और उसको क्लियर तरीके से पढ़ें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है व्हाई दिस इज़ द केस एंड एक्सप्लेन दिस दिस दिस, तो दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर करें। हर पैराग्राफ को सेपरेटली एक सेपरेट आइडिया के साथ प्रेजेंट करें और उसको वहीं पे डेवलप करें। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो स्पीकिंग के अंदर आपका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो अपने ज़हन में टिकर रख लें 8 से 10 सेकंड का, कि मैंने 8 से 10 सेकंड के अंदर एक आंसर प्रेजेंट करना है। दूसरा ये है, एक और चीज़ जो आपको है बेनिफिट दे सकती है वो ये है कि स्पीकिंग के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें। बहुत ज़्यादा आइट्स में स्पीड के नंबर नहीं होते हैं। आप मशीन की तरह मत बोलें, एक इंसान की तरह सोच समझ कर तहम्मुल के साथ बात करें। आइट्स में स्पीड के नंबर नहीं होते, फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीड। तो इन नटशेल अगर आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी जो है ये सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद भी अगर आपके बैंड्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि यू आर लैगिंग इन योर टास्क रिस्पॉन्स। उसके लिए आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स में अप्रोच कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके टास्क रिस्पॉन्स चेक करके आपको अपनी फ़ीडबैक दे सकता हूँ। तो उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। इसके साथ हमने अपने चारों बैंड डिस्क्रिप्टर्स को जो है वो कवर कर लिया है। मैंने इस वीडियो के लिंक में अपनी वोकैबुलरी, कोहेरेंस एंड कोहेजन और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के लिंक भी ऐड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें भी विज़िट करें। इसके अलावा और अगर आप किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।